वार पे। तो हम कॉज ऑफ वार पे से स्टार्ट करते हैं। असल में मैं आजकल इतना ज़्यादा इतने काम है ना, कसम से। छोटी सी जिंदगी है और ना हज़ारों हैं। अच्छा जी, टुडे वी स्टार्ट विद कॉज ऑफ वार। यहाँ पे ही हमने जो है ना वो छोड़ा था। जंग क्यों होती है? कोई स्टेट कैसे जंग में कूद पड़ती है? ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं कि यहाँ पे जो है वो जंग स्टार्ट हो जाती है? तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई एक वजह होती है या उसका कोई दो वजह होती है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और हम अपनी आसानी के लिए, और आपको मार्क्स भी इसी तरह मिलेंगे कि आप डिवाइड कर लें। आप देखें कि इंडिविजुअल लेवल पे कौन सी वजूहत होती हैं कि जंग होती है, सोसाइटी या फिर स्टेट लेवल पे कौन से मसाइल होते हैं कि जंग होती है, या फिर ग्लोबल लेवल पे कौन से इश्यूज होते हैं कि जंग होती है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको बाद वाली भी जो है वो काफ़ी सारी जगह में आपको बाद वाली चीज़ों में भी हेल्प करेगा। सो ब्रीफली वी स्टार्ट दैट देयर आर थ्री मेन causes of the war that we discuss at individual level, society and state level and global level. अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो आपने तीन बातें याद रखनी है। आपने याद रखना है कि बंदा खराब, अवाम खराब, दिमाग खराब। ठीक है। बंदे से मुराद कह लो कि लीडर, या लीडर खराब होगा, या अवाम खराब होगी, या दिमाग खराब होगा। ठीक है। इन तीन वजह से जो है वो जंग होती है। अगर हम पहली वजह को माइंड में रखें, यार ये क्या इशू है इधर। अगर हम पहली वजह को माइंड में रखें, लीडर खराब को, तो जंग की जो पहली वजह होती है इंडिविजुअल लेवल पे जो पहली वजह होती है, दैट इज अग्रेसिव लीडर्स। अग्रेसिव लीडर्स की वजह से जंगें होती हैं। ठीक है। इसमें आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हिटलर है, और प्रेजेंट वर्ल्ड में आपके सामने जो है मोदी है। हिटलर आपको पता था कि अपना नाजिज्म को फॉलो कर रहा था, अग्रेसिव एटीट्यूड को लेके जा रहा था। और मोदी जो है वो आजकल हिंदुत्व को फॉलो कर रहा है, अग्रेसिव लीडरशिप को फॉलो कर रहा है। ठीक है। या आपकी ना जो अवाम है वो वो खराब हो चुके होते हैं। अग्रेसिव मैसेज ये भी जंग की वजह बन सकते हैं। ठीक है। मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं, कुछ नेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे वार को जो है वो बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। ठीक है। मतलब जो कहते हैं कि जंग जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है एंड ऑल दैट। अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें तो अगर आप पास्ट में जाएंगे तो आपको स्पार्टन्स मिलेंगे। ठीक है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग उससे पहले शुरू हो जाती थी। ठीक है। या आप अगर अफगानिस्तान में देखें तो हर बंदे के मोढे पे क्लाशनकोव है। ठीक है। अग्रेसिव मैसेज हैं, इसकी वजह से जंगें होती हैं। या जो है ना वो दिमाग खराब होता है। कुछ ऐसी कॉग्निटिव बाइसेस होती हैं कुछ ऐसी कॉग्निटिव बाइसेस होती हैं, कुछ हमने अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें बिठाई होती हैं, हमने अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बिठाई होती हैं जो हमेशा हमें जंग की तरफ लेके जाती हैं। अब मेरी बात सुनो। हमने जब भी इंडिया को देखना है, हम उसको किस निगाह से देखेंगे? इंडिया को हमेशा किस निगाह से देखेंगे? हॉस्टाइल, एनिमी वाली निगाह से देखेंगे। तो ये जो हमारा ज़हनी ज़हनियत है, ये जो हमारा कॉग्निटिव बायसेस है, तो इंडिया जो भी मूव करेगा, हम उस मूव के क्या करेंगे? अगेंस्ट जाएंगे एंड देयर कुड बी अ वॉर। सो एट इंडिविजुअल लेवल, बेसिकली मैंने आपको बताया कि तीन रीजंस होती हैं वार की, या इंडिविजुअल लेवल पे, या सोसाइटी लेवल पे,
या फिर ग्लोबल लेवल पे। अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हम देखते हैं कि लीडर खराब, अवाम खराब या फिर दिमाग खराब। अगर हम सोसाइटी या फिर स्टेट लेवल पे देखें, अगर हम सोसाइटी या स्टेट लेवल पे देखें तो मैंने ऑलरेडी आपको इतनी दफ़ा जो है ना वो ये लेवल एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि स्टेट के अंदर एक थ्योरी होती है जिसको एमुनल कांट ने दिया था, कांटियन या कैंटियन पीस मॉडल। क्या नाम था उसका? हाँ, लिबरल इंटरनेशनलिज्म। क्या थी ये? अब ठक ठक चीजें चलनी चाहिए, अब स्लो नहीं रखना हमने। अब ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ा दी हैं मैंने। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कि जिन ममालिक में पीस होगा तो उनके साथ एसोसिएटेड शर्त क्या होगी कि वो डेमोक्रेटिक्स होंगे। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो पीस की एक वजह है। और जब भी डेमोक्रेसी से हट के अदर देन कोई अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा, अदर देन कोई अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा, तो वो किसकी तरफ लेके जाएगा? वो वॉर की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है। तो स्टेट लेवल पे जो हमारी पहली वॉर हुई, जो मैंने तुम्हें पहली काज बताई एट स्टेट लेवल, फर्स्ट काज एट स्टेट लेवल, फर्स्ट काज एट स्टेट लेवल, उसकी वजह क्या बन रही है? टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्या टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी जंग की वजह बनता है स्टेट लेवल पे? कैसे? दो कंसेप्ट है ना, दो कंसेप्ट है ना, लिबरल कमर्शियलिज्म, यही है ना, और रेडिकल अप्रोच। लिबरल कमर्शियलिज्म वाले क्या कहते हैं कि जब फ्री ट्रेड होगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी और जंग नहीं होगी। फ्री ट्रेड होगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे और जंग नहीं होगी। जबकि इसी को जो है रेडिकल अप्रोच क्या कहती है, क्रिटिकल थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो चीज है, ये जो फ्री ट्रेड है, खैर डोंट वरी, इसके ऊपर आज हमने इतना कोई मजेदार टॉपिक पढ़ना है ना, मेरा आईआर के अंदर सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और आज हमने पूरी क्लास में पढ़ना ही यही है। तो ये रेडिकल अप्रोच वो आपको वहां पे समझ आ जाएगी। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील एंड यस, टुडेज लेक्चर इज वेरी वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी वेरी मच कंस्ट्रक्टेड, सॉरी बी वेरी मच अटेंटिव। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेट लेवल पे और कौन सी वजह हो सकती है जंग की? स्टेट लेवल पे और कौन सी वजह हो सकती है? जैसे इंटरनल स्टेट डायनामिक्स, मतलब स्टेट के इंटरनल डायनामिक्स ऐसे होते हैं कि जो जंग की वजह बनते हैं। जैसे कि तुम्हें याद होगा छोटू गैंग, याद है? इंटरनल स्टेट डायनामिक्स थे ना हमारे। ठीक है। उसके बाद अगर स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर हो, अगर स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर हो, जिस चीज ने यूएस हिस्ट्री पढ़ी है, ये इसकी एग्जांपल बताओ मुझे। कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर, यूएस के अंदर सिविल वॉर हुई, क्या मसला था? स्ट्रक्चर का ही मसला था ना। ठीक है। ये जो नॉर्थ वाले थे वो कहते थे कि यूएसए है मुल्क, जबकि जो ये वाले थे वो कहते थे कि सीएसए है, कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जिन लोगों ने यूएस हिस्ट्री नहीं पढ़ी वो ये मिसाल याद रखो, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर जंग की वजह क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? मतलब कि एक जो क्लास है वो नॉर्दर्न लाइन्स है, वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है। जबकि जो दूसरी साइड है वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट है, जिनका नाम अफगानिस्तान सॉरी तालिबान है। सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने
4 रीजंस पढ़ी स्टेट लेवल पे कि या तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट की वजह से वॉर होगी, या जनम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से वॉर होगी, या इंटरनल स्टेट डायनामिक्स की वजह से वॉर होगी, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रक्चर की वजह से वॉर होगी, या फिर एक वॉर ऐसी होती है जिसको डाइवर्जनरी वॉर कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, डाइवर्जनरी वॉर कहते हैं। वो याद है ना, मैंने कहा था दावत वाली, तो मैं बताया था मैंने दावत की और वो आए और ये वो, तो बाहर धमाका हुआ और वो सारी कहानी सारी, कि देखो कि मसला चल रहा था मोदी का मसला चल रहा था कि जो इसने राफेल डील की है उसकी करप्शन के ऊपर इशू चल रहा था। ठीक है, तो राफेल के ऊपर जो करप्शन का चार्जेस चल रहे थे उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए कौन सा अटैक का शोशा मच गया? पुलवामा अटैक। तो दिस इज डाइवर्जनरी थ्योरी, ये भी एक वजह है। और स्टेट लेवल पे जो मिलिट्राइजेशन होती है, जो ज्यादा से ज्यादा वेपन इकट्ठे जब आप कर लेते हैं, तो ये भी एक वजह बनती है। ठीक हो गया? तो इंडिविजुअल लेवल पे लीडर खराब, अवाम खराब, दिमाग खराब, और स्टेट लेवल पे टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, internal state dynamics, conflict over state structure, diversionary theory and militarization। ठीक है, और ग्लोबल लेवल पे ऐसे कौन से मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वॉर होती है? आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस कि मुझे सारी जिंदगी ये समझ ही नहीं आता था कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, लेकिन टुडे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तुम्हें इतनी तुम्हारी बैकग्राउंड बता दी है कि तुम्हें बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ग्लोबल लेवल पे दो मेन चीज़ें वॉर कॉज करती हैं। एक चीज़ है थुसीडाइड्स ट्रैप, और दूसरी चीज़ है पावर पावर ट्रांजिशन थ्योरी। हफ्सा, मिलिट्राइजेशन ये होती है कि जितनी आप अपनी मिलिट्री बढ़ाते जाएंगे, अब उस मिलिट्री को बच्ची के निकाह में तो नहीं ना देना। मिसाइल जो हैं उसको डोरी में तो नहीं ना देना, जहेज में तो नहीं देना, लड़ना ही है ना उन मिसाइल से। तो जितनी आप मिलिट्राइजेशन करते हैं अल्टीमेटली वो आपको वॉर की तरफ लेके जाती है। ये थुसीडाइड ट्रैप है और ये पावर ट्रांजिशन थ्योरी है। ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर मेजॉरिटी पे दो बड़ी स्टेट्स होती हैं, स्टेट वन एंड स्टेट टू। स्टेट वन एंड स्टेट टू। थुसीडाइड ट्रैप ये कहता है थुसीडाइड ट्रैप ये कहता है कि नंबर वन जो है वो बहुत पावरफुल होती है, लेकिन मोहल्ले का चौधरी पावरफुल तो होता है, लेकिन चौधरी को स्यापे बड़े होते हैं। किसी की बकरी छूट गई, चौधरी साहब मसला हल कराओ। किसी ने गाय चुरा ली, चौधरी साहब मसला हल कराओ। तो जो चौधरी है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, और चौधरी ने हर जगह पे अपने हॉरिजेंटली जो है ना वो बाजू फैलाए होते हैं। चौधरी ने हॉरिजेंटली अपने बाजू फैलाए होते हैं। थुसीडाइड ट्रैप ये कहता है कि जो इसमें स्टेट नंबर वन होती है वो बहुत वोलेटाइल होती है, और जो स्टेट टू होती है वो बहुत स्टेबल होती है। वो कहता है, तुषार ये कहता है कि जो स्टेट टू है ना उसका तो सिर्फ काम ही एक है कि चुप करके आगे बढ़ते रहना है। अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमी, अपनी पॉलिटिक्स, अपना इन्फ्लुएंस चुप करके एक्सपैंड करते रहना है। वन का प्रॉब्लम ये है कि वन को
टू को भी काउंटर करना है और वन को और भी काफी सारे मामलात सेट करने हैं। एक वक्त वो आता है कि टू इतना पावरफुल हो जाता है कि वन को लगने लग जाता है कि यार ये मुझे क्रॉस करने लगा है। तो जब उसको ये लगता है कि ये मुझे क्रॉस करने लगता है तो वो असल में वन के साइकोलॉजिकल ट्रैप में आ जाता है। और जैसे ही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप में आता है, वन जो है वो टू के ऊपर अटैक कर देता है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल यूएस चाइना की करंट पोजीशन है। समझ आया? तो सिराइड्स ट्रैप। गुड। दूसरा है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पावर ट्रांजिशन थ्योरी, देखो, पावर ट्रांजिशन, पावर ट्रांजिशन के पावर जो है वो ट्रांजिट हो रही है, पावर जो है वो चेंज हो रही है। अब पावर को चेंज कौन कर रहा है? कौन करेगा पावर को चेंज? पावर को चेंज कौन करेगा? पावर डायनामिक्स को टू चेंज करेगा ना। टू ये देखता है कि यार मैंने सारी स्टेट को क्रॉस कर लिया है, मैंने सारी स्टेट्स को क्रॉस कर लिया है, अब मैंने किसको क्रॉस करना है? वन को क्रॉस करना है, ठीक है। तो वो अपने एम्बिशन में आके वो वन पे अटैक कर बैठता है। तो इस स्टेट में जो वोलेटाइल है वो टू है, जबकि जो एट पीस है वो वन है। याद रखने वाली बात यह है कि थुसिडाइड ट्रैप में वन टू पे अटैक करता है, जबकि पावर ट्रांजिशन में टू जो है वो वन पे अटैक करता है। बच्चों, मैंने ये बताया साइकोलॉजिकल यही होता है ना कि जब टू को, जब यहाँ पे देखो, जब वन को ये टेंशन होने लग जाती है, जब वन को ये टेंशन होने लग जाती है कि टू मुझे क्रॉस कर जाएगा, टू मुझे क्रॉस कर जाएगा, तो वन क्या हो जाता है? वन क्या हो जाता है? वन साइकोलॉजिकल ट्रैप में आ जाता है। वन साइकोलॉजिकल ट्रैप में आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? इसमें वन को तो टेंशन ही नहीं है ना, इसमें वन को तो टेंशन नहीं है, टू को टेंशन है, टू ने आगे बढ़ना है। और ये तुम्हारी दोनों वर्ल्ड वॉर्स हैं, वर्ल्ड वॉर वन भी और वर्ल्ड वॉर टू भी। नवीन बच्चे, दोनों वर्ल्ड वॉर्स आप देखें ना कि जर्मनी हौले हौले आगे जा रहा है, जर्मनी हौले हौले आगे जा रहा है, और जब सबको क्रॉस कर लेता है और जब यूके को क्रॉस करने का टाइम आता है तो खुद जो है वो वोलेटाइल है और यूके पर अटैक कर बैठता है। जी जी कह सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप सारे लोग सही समझे हो, ठीक है। तो दिस इज एट ग्लोबल लेवल। और ग्लोबल लेवल पे वॉर क्यों होती है? इंटरनेशनल अनार्किक स्ट्रक्चर की वजह से वॉर होती है। ये मेरे ख्याल में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और वॉर क्यों होती है? और वॉर इरिडेंटिज्म की वजह से वॉर होती है। और वॉर क्यों होती है? और वॉर इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास की वजह से वॉर होती है। और वॉर क्यों होती है? और वॉर इसलिए होती है कि यहाँ पे लॉन्ग साइकिल ऑफ वार एंड पीस चलते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जब भी एक बंदा था, उसका नाम था ए टोनी बी ये कहता था दुनिया के अंदर लॉन्ग साइकिल ऑफ वॉर एंड पीस चलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट ये है, वो कहता है कि जब पीस एस्टेब्लिश होता है वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब पीस रहेगा। हौले हौले सिचुएशन डिटीरिएट होती है और सिचुएशन चली जाती है वॉर के बाद, एक दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है, फिर पीस आता है, फिर वॉर आती है, फिर पीस आता है और फिर वॉर होती है। तो प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू
कि आपके पाक अफेयर में, करंट अफेयर में, आईआर में जब भी ये क्वेश्चन आए वॉर का, तो प्लीज अपने आप को एक डायमेंशन में ना घुसेड़ लेना। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हम इन सारी रीजंस को एक दफा भी लिख सकते हैं? यस, वॉर को आप किसी एक वजह से बाउंड नहीं कर सकते। वॉर के अंदर मल्टीपल लेवल्स और मल्टीपल रीजन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। मजा तब आएगा, आपका क्रिटिकल एनालिसिस अब तब डेवलप होगा कि जब आप किसी भी वॉर को देखें और उस वॉर के ऊपर जितनी भी पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं, मैंने आपको बताए हैं, वो आप अप्लाई कर दें। मैंने आपको एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 रीजंस मैंने आपको बता दी हैं एट डिफरेंट लेवल्स। आयशा, ये अली से पूछो, ये अली कौन है? तो अगर ये बताता है तो ठीक है, वरना फिर इसको रिमूव करता हूं मैं। आयशा इधर ही हो? बल्कि अली को नहीं, जिसने भी रोल नंबर नहीं लिखा हुआ ना, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, जस्ट मुझे मैसेज करो तो उसको रिमूव करते हैं। ये मैं इकराम आगे समझा देता हूँ। इकराम, ये मैं आगे समझा देता हूँ, ठीक है बेटा? लो आप, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी एंड योर शिट, अभी को टॉपिक भी पढ़ा होगा यार क्या है यार, ये तो चैप्टर डाल लिया मैंने अपने गल में स्टार्ट करके। टेररिज्म। टेररिज्म नंबर वन, आपने एक बात को याद रखना है। मैंने आपको जब थोड़ी सी हमने टेररिज्म पढ़ी थी, जब मैंने आपको थोड़ी सी टेररिज्म बताई थी, मैंने आपको यही एस्टेब्लिश करवाया था ना कि टेररिज्म कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तुम कभी भी टेररिज्म को ये ना समझ बैठना कि टेररिज्म कोई आइडियोलॉजी है या कोई मुस्लिम आइडियोलॉजी है। टेररिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी, ठीक है? अब मैं उस बच्चे को शाबाश दूंगा बहुत ज्यादा जब मुझे ये बताएगा कि ओके सर, आइडियोलॉजी तो नहीं है, फिर ये क्या है? व्हाट इज टेररिज्म? हम इसको क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हाशिम क्लोज हो, हाशिम तुम क्लोज हो, थोड़ा सा और क्लोज आओ। शर्म कर लो, सारे शर्म कर लो, को हया कर लो। क्या फायदा हुआ मेरा इसका? शाबाश। सैरिश तुम भी क्लोज हो, शाबाश, और करीब आओ। नहीं, तुम आगे चले गए, थोड़ा सा पीछे आओ। थोड़ा टाइप ऑफ वॉरफेयर बच्चों, इट्स अ टाइप ऑफ वॉरफेयर, सो बी वेरी वेरी एंड वेरी केयरफुल। आज के बाद जब भी लिखना तो लिखना कि टेररिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी, इट्स अ टाइप ऑफ वॉर and it is comes under fourth generation war। आज के बाद जब भी टेररिज्म की डेफिनेशन लिखना, जब भी डेफिनेशन लिखना, he will be impressed by your knowledge, straight away start that terrorism is a type of warfare that comes under fourth generation and which is asymmetric in nature, and that is psychological in nature। आप लोगों को मजा आ रहा है? मतलब समझ आ रहा है ना कि अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करना होता है? मतलब
मतलब सारी जिंदगी तुमने टेररिज्म 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 सुनी होगी ना, दिस इज टेररिज्म। और इस एक एक हेडिंग को तुम आगे डिफाइन कर सकते हो ना, इस एक एक हेडिंग को आगे आगे कर सकते हो ना, मतलब डिफाइन कि एसिमेट्रिक क्या होता है, साइकोलॉजिकल नेचर क्या है, फोर्थ जनरेशन वॉर क्या है, इट्स टाइप ऑफ वॉरफेयर, इट्स नॉट एन आइडियोलॉजी। मतलब मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये आपके इंग्लिश ऐसे में भी काम आएगा, मतलब जब भी अगर इंग्लिश ऐसे में लिखने लगो तो कभी भी इसको मुस्लिम, मैंने देखो यहाँ पे हमने मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया, हमने यहाँ पे मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया, हमने तो उसको टोटली एक एंगल ही डिफरेंट कर दिया ना, हमने तो इसका टोटली एंगल ही डिफरेंट कर दिया कि इट्स ये तो है ही कोई चीज, ये तो टाइप ऑफ वॉरफेयर है, दैट इज फोर्थ जनरेशन इन नेचर, दैट इज एसिमेट्रिक इन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दैट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर। अच्छा, अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है प्री मेडिटेशन, कि बंदे ने, जिसने भी ये एक्ट करना है उसने इरादा करना है कि मैंने ये वाला काम करना है, मैंने ये एक्ट ऑफ एग्रेशन करना है, मतलब इसे इस्लाम में नहीं कहते नियत करनी है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ नियत, प्री मेडिटेशन। उसके बाद उस नियत के पीछे, उस नियत के पीछे, जी जी ऐसे ही है सारिश, उस नियत के पीछे जो सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होता है, आपकी मोटिवेशन होती है या आपकी काज होती है कोई। यहाँ पे वो मोटिवेशन रिलीजन भी हो सकती है, वो मोटिवेशन पॉलिटिकल इन नेचर भी हो सकती है, वो मोटिवेशन इकोनॉमिक इन नेचर भी हो सकती है, वो मोटिवेशन सोशल इन नेचर भी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? और उसकी बेस पे आपने अपने टारगेट्स जो हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं। अगर रिलीजन की बेस पे होगा तो उस बेस से टारगेट ढूंढेंगे, मस्जिदों पे अटैक कर देंगे, अगर शिया कर रहे हैं तो वो सुन्नियों की मस्जिदों पे अटैक करेंगे, अगर सुन्नी कर रहे हैं तो वो शियों की मस्जिदों पे अटैक करेंगे। अगर पॉलिटिकल नेचर है तो फिर टारगेट कौन होगा? मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट। अगर इकोनॉमिक नेचर है तो फिर टारगेट कौन होगा? टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स। अगर सोशल इन नेचर होगे तो वो जो हायर एप्स पे हैं, जो सोशल ग्रुप्स हायर एप्स पे हैं वो वजह होंगे। और उसके बाद इसका जो चौथा एलिमेंट है वो ये है कि इट इज एसिमेट्रिक, तो इसके अंदर जो एक एलिमेंट है वो है सीक्रेटिवनेस, कि सीक्रेसी पता होनी चाहिए, कि पता ही ना चले कि मौलवी जो है वो दरूद वाला है या मौलवी जो है वो बरूद वाला है। सो आई रिपीट, terrorism is not an ideology, it's a type of warfare that is fourth generation in nature. G, that is asymmetric in nature, that is psychological in nature. Its elements are premeditation, it has some motivation or cause. Motivation can be religious, political, economic, and social in nature. जी बच्चे, अब आपने ये खुद ही सोचना है बेटा, देर आर मल्टीपल, मैंने आपको बस स्कीम बता दी है। अपने ही लोगों के अगेंस्ट या फिर अपने ही लोगों के अगेंस्ट, ओन सिटीजन के अगेंस्ट। देखो, जब अपने सिटीजन के अगेंस्ट यूज करेगा तो उसको भला क्या कहते हैं? जब अपने सिटीजन के अगेंस्ट टेररिज्म होगा तो उसको भला क्या कहते हैं? स्टेट टेररिज्म। और जब इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट होगी, जब, जी जी बिल्कुल, बर्मा वेरी गुड एग्जांपल। जब इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट होगी तो उसको क्या कहेंगे?
इंटरनेशनल टेररिज्म, मसलन तालिबान ने स्टार्ट की थी 9/11। अच्छा, कोई भी जो ग्रुप होता है वो किस किस के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकता है? शाबाश। या स्टेट के अगेंस्ट, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, या फिर किसी दूसरे, अपने जैसे किसी दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट, या अपने जैसे किसी दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट। अच्छा, जब वो स्टेट के अगेंस्ट करेगा, जब वो स्टेट के अगेंस्ट करेगा कोई ग्रुप, तो उसको भला क्या कहते हैं? शाबाश। एंड स्टेट टेररिज्म वो होती है जो स्टेट करवा रही होती है। स्टेट टेररिज्म वो होती है जो स्टेट करवा रही होती है। ये स्टेट के अगेंस्ट कोई ग्रुप कर रहा है, इट इज एंटी स्टेट टेररिज्म। और इसकी मिसाल क्या होती है? बिल्कुल, टीपीपी, बीएलए, ठीक है। और जब कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट कर रहा हो, उसको कहते हैं डोमेस्टिक टेररिज्म। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि यहाँ पे जो हमारे डोमेस्टिकली और ऑल दैट। यू कैन मल्टीपल से। सो टेररिज्म दो चीजें कर सकती हैं, या गवर्नमेंट्स कर सकती हैं या ग्रुप्स कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट किसी अगेंस्ट कर सकती हैं, अपने सिटीजन के अगेंस्ट करेंगी तो स्टेट टेररिज्म है, या दूसरी स्टेट के अगेंस्ट करेंगी तो इंटरनेशनल टेररिज्म है। अगर ग्रुप्स करेंगे अपनी स्टेट के अगेंस्ट तो एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं। अगर ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट करेंगे तो दैट वुड बी डोमेस्टिक टेररिज्म। मेरे पास इससे ज्यादा और कोई तरीका नहीं था कि मैं तुम्हें ये चीज समझा सकूं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, नाउ स्ट्रेटेजिक कल्चर। जनाब, जो होगी ना, हाँ हाँ बिल्कुल, दो से ज्यादा भी कर सकती हैं एग्जिस्ट। मैंने आपको पहले दिन ही बताया ना कि आईआर एक सोशल साइंस है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था ना कि आईआर एक सोशल साइंस है। ये इसका ये मतलब हरगिज नहीं है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर न्यूटन का पहला लॉ लगेगा तो दूसरा लॉ नहीं लगेगा। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है, बिकॉज ये होता है साइंस में। आईआर है सोशल साइंस। सोशल साइंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। सोशल साइंस के अंदर लिनियंसी होती है। तो यस, एट अ सिंगल टाइम all the classification can exist. On a single event, a multiple theories can apply. I have given you each and every dimension possible. Now it's up to you that how you apply them, how you retain in your mind, and how you use them. अगर आप अपना कोर्स देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, I have not left a single thing. Strategic culture. अगर तुम्हें स्ट्रक्चरलिज्म याद है, स्ट्रक्चरलिज्म याद है, क्या था स्ट्रक्चरलिज्म?
नेओ रियलिज्म। यही गलती करवानी थी तुमसे। शेम ऑन यू। वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। वो कंस्ट्रक्टिविज्म है जो आइडिया से बात करता है। पढ़ते नहीं हो ना? नहीं ना पढ़ते हो? कितना जोर लगाया था इनकी चीजों के ऊपर। ओके, जो कंस्ट्रक्टिविज्म था, जी जी, जो कंस्ट्रक्टिविज्म था वो ही असल में स्ट्रेटेजिक कल्चर होता है। ओके आशा, मुझे मैसेज नहीं करो, इधर जो है ना चैट में ही ना वो मैसेज सेंड कर दिया करो। चैट में मैसेज सेंड कर दो, ठीक है ना? बच्चे एक टाइम में ना एक ही डिवाइस से लॉगिन किया करें, दो डिवाइस से ना लॉगिन किया करें। लॉगिन विद वन डिवाइस ओनली। एनी हाउ, जो जो कंस्ट्रक्टिविज्म था, जो कंस्ट्रक्टिविज्म था वो ही स्ट्रेटेजिक कल्चर होता है। मतलब ये कि आपके आइडियाज उस टाइम पे जो कंडीशंस होती हैं और आपके जो भी पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, आपके आइडियाज उस टाइम पे कंडीशंस और जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है वो जो आपकी एलीट होती है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग एलीट होती है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग एलीट होती है, जैसे कि हमारे केस में एस्टेब्लिशमेंट है, वो उस एस्टेब्लिशमेंट की माइंड मेकिंग करते हैं। मतलब वो आइडियाज, कंडीशंस और पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आइडियाज, कंडीशंस एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो किसी जगह पे डिसीजन मेकिंग एलीड होती है उसकी माइंड मेकिंग करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं फिर ये सेंटेंस लिख सकता हूँ, मैं ये सेंटेंस लिख सकता हूँ कि शेयर्ड शेयर्ड assumptions and beliefs of strategic elite of a state are make its strategic culture।
पाकिस्तान हमेशा ऐसा ही क्यों करता है? पाकिस्तान की पॉलिसीज हमेशा ऐसी ही क्यों बनती हैं? पाकिस्तान का रिस्पांस इंडिया के अगेंस्ट हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? इस सब की रीजन ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं वो इसके स्ट्रेटेजिक कल्चर पे डिपेंड कर रही होती हैं। अब पॉलिसीज बनाता कौन है? पॉलिसीज बनाती है स्ट्रेटेजिक एलीट। अब स्ट्रेटेजिक एलीट के माइंड में क्या होता है? उसके माइंड में होता है शेयर्ड अजम्पशन एंड बिलीव्स। अगर मैं आपको ये कहूं, अगर फिर हम ये कहें कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक एलीट है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक एलीट है, उसके माइंड में, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एलीट के माइंड में कौन कौन सी अजम्पशंस हैं? तो क्या हम उन अजम्पशंस को डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं? तो पाकिस्तान के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? नंबर वन, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। पाकिस्तान बॉर्न एज अ सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट। जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन ही हमारे ऊपर एक खतरा मंडला रहा था, और वो खतरा हॉस्टाइल इंडिया का था। कहा जाएगा इंडिया में हमारा क्या बनेगा? एक तरफ से इंडिया था, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान कहता था कि ये जो सरहदी इलाका है वो किसका है? वो मेरा है। और हम इसको आईआर की लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? इररिडेंटिज्म, सॉरी, इररिडेंटिस्ट क्लेम्स ऑफ अफगानिस्तान। इरिडेंटिज्म याद है ना? क्या होता था इरिडेंटिज्म? चौथी बात, हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। हम एक उस लंबे आदमी की तरह हैं, हम एक उस लंबे आदमी की तरह हैं जो मोटा नहीं है, जिसकी बाहें लंबी नहीं हैं। कोई हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमें हर सूरत में हमारी सालमियत को सलामत रखना है। सॉवरन इक्वालिटी ऑफ पाकिस्तान। और आखिरी बात है कि किसी भी तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, कभी चाइना की गोद में बैठ के, कभी अफगानिस्तान, कभी यूएस के पास जाके हमें सर्च फॉर सिक्योरिटी चाहिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ यही होता है ना कि जब आपका कंट्री बड़ा ना हो ना, बड़ा ना हो। तो देखो, इधर इंडिया अटैक करे तो इंडिया सुकून से इस सारे पार्ट को अपने रेंज में ले सकता है। हमारा मुल्क लंबा है ना, हमारा मुल्क लंबा है ना, तो मतलब इंडिया इसको इजीली टारगेट कर सकता है, इसके सारे पार्ट्स को। डेप्थ नहीं है ना, डेप्थ नहीं है, लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ है हमारे पास। पांचवा तो वो नेशन स्टेट का प्रिंसिपल है। पांचवी को क्या मतलब? नेशन स्टेट का प्रिंसिपल है। अच्छा, इसकी वजह से इन बेसिस की वजह से
हमारी जो फिर पॉलिसी बनती है, इसकी वजह से फिर हमारी जो पॉलिसी बनती है, पॉलिसी आउटलुक बनती है, वो कैसी होती है फिर? पहला जुमला क्या होता है? अपोजिशन टू इंडियन हेजमनी। इंडिया को रोको, इंडिया हमें खा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी सूरत में डिफेंस बहुत जरूरी है। डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, आर्मी के पैसे उसको लाजमी उसका हिस्सा देना है। नंबर 3, इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इंडिया, क्या करें, कैसे मुकाबला करें? न्यूक्लियर डिटरेंस। उसके बाद इंडिया को डील कर लिया, अब किधर जाएं? वेस्टर्न बॉर्डर पे भी मसला है, स्टेबिलिटी ऑन वेस्टर्न बॉर्डर्स। उसके बाद ये भी हो गया, अब क्या करें? अब वो जनाब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मुसलमानों के साथ भाईचारा, आइडेंटिफिकेशन विद इस्लामिक काजेज। उसके बाद ये भी हो गया, अब जो है किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस ऑन आउटसाइड असिस्टेंस, कि जो भी मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे, हमें उसकी असिस्टेंस को एक्सेप्ट करना है। समझ आई है? मुश्किल है? तो ये लोग क्यों कहते हैं कि यार मुश्किल है? और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ये सारे के सारे ये कौन से हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे ये कौन से टॉपिक्स हैं? ये जितने भी हम 3-4 दिनों से कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स कौन से हैं? ये सारे टॉपिक तुम्हारे करंट अफेयर, पाक अफेयर के हैं। ये सारे टॉपिक तुम्हारे पाक अफेयर, करंट अफेयर के हैं। बेटा मैं अब नेट तो नहीं ना लगवा के दे सकता आपको। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, तुमने उतना ही पढ़ लिया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें कभी पेपर में मसला नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग बात एक और तुम्हें बताऊं, नहीं मेरे पास एक प्रूफ है ना इस बात के लिए। हंसोगे तो नहीं, पक्की बात है, प्रॉमिस। जितनी तैयारी करके मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना आजकल, इतनी तैयारी मेरी अपनी को नहीं थी जब मैंने अटेम्प्ट दी थी। डू यू बिलीव? बिलीव यू मी, मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, क्योंकि तब जो है ना वो जो छोटी छोटी चीजें ना, मतलब निटी ग्रिटी जो होती है ना, जैसे मैं तुम्हें करवाता हूँ कि ये टेररिज्म है, फिर ये स्टेट टेररिज्म है, फिर ये है, फिर वो है, फिर फलाना है, फिर ढिमकाना, मतलब डिटेल में चला जाता हूँ ना। तो अब जो है, अब क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मैं इसलिए अक्सर तुम्हें कहता नहीं हूँ कि यार मैं जेलस फील करता हूँ, मैं जेलस फील करता हूँ, तो इसलिए तो मैं जेलस फील करता हूँ कि यार मतलब दे नो एवरीथिंग, और आई हैव डोंट हैव सम आइडियाज। अच्छा, अब ये तो मेरे ख्याल में
नहीं यार, मेरा दोबारा अटेम्प्ट देने का कोई सीन नहीं है। आई एम हैप्पी विद माय एमएलसीजी। डेटरेंस, क्या होती है डेटरेंस? सुन के ज़हन में क्या आता है? डर या डर? मल्ले में एक चौधरी की लड़की होती है और एक बेचारे किसी गरीब की लड़की होती है। सारे किसको छेड़ते हैं? चौधरी के साथ पंगा क्यों नहीं लेते? व्हाट इज द रीजन? चौधरी ने ऐसा खड़काना है, ऐसा खड़काना है कि तबीयत फ्रेश हो जानी है। ठीक है, तो डेटरेंस होती यही है, डेटरेंस होती यही है। एक रोमन प्रोवर्ब है, से वेस पैसम पैराबैलम। सी वेस पैसम पैराबैलम। ये रटा लगा लो मेरे साथ, अभी बड़ी मुश्किल से लगाया मैंने। सी वेस पैसम पैराबैलम, सी वेस पैसम पैराबैलम, मतलब if one wants peace, see with passion. पैराबैलम, बैलम तो जंग को कहते हैं। Then prepare for war. क्योंकि जब जंग की तैयारी कर रहे होगे, जब अगले बंदे को पता होगा कि भाईजान चपेड़े उसने भी आगे से बहुत मारनी है और उसने मारना कम है बल्कि घसीटना ज्यादा है और आपने घसीटा सिंह बन जाना है, तो तब आपके साथ कोई जंग नहीं करेगा, तब आपके साथ सारे पीस के साथ रहेंगे। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, सी विस पैसम पैरा पैलम। अब ये जो कंसेप्ट है, ये बड़े ही दिनों से, पुरानी सदियों से ये एक्टिव था। ये कोई आज का कंसेप्ट नहीं है। इट वाज एक्टिव सिंस वेरी वेरी एंड वेरी लॉन्ग। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की तरफ आए, तो इसके 3 बड़े आसान से कंपोनेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। उसमें जो पहला कंपोनेंट है, यार देखो ना, डेटरेंस करनी है तो किस बेस पे करनी है? पल्ले क्या चीज है भाई? आपकी कैपेबिलिटी क्या है? कौन सी करना चाह रहे हो? न्यूक्लियर डेटरेंस करना चाह रहे हो? न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ओके, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो भी गई, तो न्यूक्लियर मिसाइल्स फेंकने कैसे हैं? बॉम्बर्स हैं, ओके, बॉम्बर्स भी हैं। अगले ने तो चुना है ना, वो आईसीबीएम बना ली हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली हैं। क्या तुम्हारे पास है? जी, हमारे पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। ओके, तो अगले ने तो जो है वो SMLBS बना ली हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बना ली हैं। वो तुम्हारे पास है? जी हैं। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज कैपेबिलिटी, के पल्ले क्या है? एंड द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट इज क्या होना चाहिए? क्रेडिबिलिटी, के वक्त पे काम भी आएगा कि नहीं, कि सारे ठुस हो जाएंगे।
मतलब आपकी विलिंगनेस कितनी है एम्प्लॉय करने के लिए अगर जरूरत पड़ जाए तो। और अब जो आपका एडवर्सरी है उसको ये यकीन दिलवाओ, पूरा पूरा कन्विंस करो कि जनाब हमने आपका बेड़ा गर्क कर देना अगर आपने कुछ ऐसा सोचा भी तो। आपने तो बहुत इजी ले लिया हमें। मतलब उसको पूरी तसल्ली करवाओ कि हमारे दरमियान मैड चलेगा, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर बचा हमारा कुछ नहीं तो छोड़ना हमने आपका भी कुछ नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। आप वक्तन फवक्तन अपने दुश्मन को बताते रहो कि सर मेरी बात सुने, मेरे पास हथियार पड़े हुए हैं, वो मैंने शबरात पे नहीं चलाने, मसला ज्यादा हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यूएसएसआर ने मिसाइल्स लगा दिए ऑलमोस्ट। यूएसए को मैसेज देना पड़ा, मैसेज देना पड़ा यूएसए को कि अगर किसी एक जगह पे भी अटैक किया तुमने तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। ओके, हैविंग सेड दिस, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेंस एंड डेटरेंस? सोचो। डेटरेंस डिफेंस तो होगा ना तब जब आपके ऊपर अटैक हो जाएगा। डिफेंस तो तब होगा ना जब आपके ऊपर अटैक हो जाएगा, फिर आप डिफेंस करेंगे। डिफेंस का मतलब डिफेंड करना खुद को। डेटरेंस है कि अगले की हिम्मत ही ना पड़े, अगले की अटैक करने की हिम्मत ही ना पड़े। क्लासिफिकेशन, जनरल डेटरेंस और इमीडिएट डेटरेंस। जनरल डेटरेंस क्या होती है? वो जो आप लॉन्ग टर्म सारा कुछ करते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ये हर टाइम जरूरत होती है। जनरल डेटरेंस आपकी नीड ऑफ एवरी टाइम होती है, और इसके अंदर आपकी कोशिश ये होती है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको आप अपनी तरफ शिफ्ट करें, बैलेंस ऑफ पावर को अपनी तरफ शिफ्ट करें। और इसके साथ साथ जो न्यू वेपन्स हैं वो भी बनाते रहें। अच्छा, और उसके साथ साथ आप ये करें, खैर सारा कुछ करने में टाइम लगेगा, इट्स टाइम प्रोसेस, लेकिन ये सारी चीजें आपके किस चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगी? तीन एलिमेंट्स में से किस चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगी? कैपेबिलिटी को। और इमीडिएट ये होता है, इमीडिएट ये होता है कि कोई एक्सप्लिसिट थ्रेट आपके सामने आता है, कोई छोटा मोटा थ्रेट आपके सामने आता है, तो आपको फील होता है कि इट इज हाई टाइम कि मैं अगले बंदे को भी फील करवाऊं, शिदिया तू ज्यादती कर रही है, तुमने ज्यादती की है, इट्स माय टाइम टू रिस्पॉन्ड। तो इसके अंदर आप कौन सा टूल यूज करेंगे? कौन सा टूल यूज करेंगे? तीन में से कौन सा टूल यूज करेंगे?
कैपेसिटी, क्रेडिबिलिटी, कम्युनिकेशन। इसके अंदर भी वही 1962 वाली एग्जांपल याद रख लो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाली। अच्छा, ये जो दोनों मिसालें हैं, ये तो हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमिनेंस। पेज का बेड़ा गर्क हो गया। इमिनेंस किसी और बेस पे भी इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। यस, टेरिटरी की बेस पे भी हो सकती है। कैसे? प्राइमरी डेटरेंस और सेकेंडरी डेटरेंस, कौन बताएगा? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जो विदिन बॉर्डर्स होगी, जो विदिन बॉर्डर्स होगी फॉर होमलैंड, उसको प्राइमरी कहते हैं। और बाज का तो आपके एग्रीमेंट्स भी होते हैं अपने अलाई के साथ, अपने अलाइज के साथ आपके एग्रीमेंट भी होते हैं। तो वो जो अलाइज के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटरेंस होती है। तो क्या अब हमें इसको विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान रिपीट करने की जरूरत है? आपको पता है कि पाकिस्तान जिस दिन ही बना उस दिन ही इंडो पाक का डेटरेंस का मसला चल रहा था। ठीक है, देयर वर सीरियस इश्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, फिर इनके दरमियान ये जो पहले डेटरेंस चल रहा था वो मतलब ट्रेडिशनल वेपन की बेस पे था, कन्वेंशनल वेपन्स की बेस पे था। ठीक है, इसी बेस पे इनकी एक वॉर भी हो गई 1965 की। हुआ ये कि 1970 मतलब 1970s में फिर इंडिया ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया और 1998 में इन्होंने भी बना लिया, पाकिस्तान ने भी बना लिया। ठीक है, तो वो जो डेटरेंस कन्वेंशनल पे चल रही थी, वो डेटरेंस इंडिया और पाकिस्तान में किसकी बेस पे चली गई? न्यूक्लियर जो है वो डेटरेंस हो गई। लेकिन अब यहाँ पे ना थोड़ी सी ना डेटरेंस थ्योरी फेल भी हुई है, क्योंकि अगर आप देखें ना 1998 में न्यूक्लियर डेटरेंस है। अब होता तो ये है कि अब इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि 1999 में कारगिल का वाकया हो जाता है और उसके बाद 2002 में भी काफी जरा मतलब दे केम आई बॉल टू आई बॉल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अभी रिसेंट जो है वो काफी सारी इनके दरमियान स्किर्मिशेस हुई हैं। तो इन द लॉन्ग रन हम ये तो कह सकते हैं कि डेटरेंस ने इनको जो है ना वो किसी भी मेजर वॉर से बचा के रखा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि डेटरेंस ने उनको जो दूसरे कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनसे बचा के रखा है। बिकॉज जो इनकी डेटरेंस न्यूक्लियर लेवल पे होनी चाहिए थी, उसके साथ साथ ये अपने कन्वेंशनल वेपन्स भी शुरू रखते हैं काफी सारी हद तक। आई थिंक अब इसमें और क्या बताना है, ये कोई कंसेप्ट तो है नहीं है। फिर बात सुनो, एक काम करना है तुमने, और काम तुम लोगों ने ये करना है कि अभी मैं तुम्हें ना 20 मिनट की ब्रेक देता हूँ, और उस 20 मिनट की ब्रेक में ना अपने आप को ना बिल्कुल फ्रेश करके आना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं तुम्हें इसकी थीरीज भी कराऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं थीरीज करवा दूंगा ना तो फिर इनको भी तुम अप्लाई कर सकोगे, बिकॉज हर चीज घूमती तो इकोनॉमी की गिरद है ना। मैंने इसकी काफी सारी थीरीज भी ढूंढी, ठीक है, तो मैं इसके तुम्हें थीरीज भी करवा देता हूँ। तो गो फॉर ब्रेक, और ब्रेक जो है वो तुम्हारी 10:30 तक है, 15 मिनट है, और वापस आओ तो फिर हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी करते हैं। और मैं क्या अब तुम लोगों को हदीस में लिख के बताऊं कागज पे कि मैंने कहा है कि जिसका नाम नहीं लिखोगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा, और फिर जब मैं रिमूव कर दूंगा तो देन आई वुडंट रिसीव एनी सॉर्ट ऑफ अपॉलजी फ्रॉम योर साइड। एंड आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन दैट पुट योर रोल नंबर हियर। नहीं आयशा, तो बस तुम इधर चैट में लिख दिया करो, मैं खुद ही रिमूव कर दूंगा। जस्ट जिस बंदे का नहीं लिखा हुआ उसका चैट में नेम लिख दिया करो बस।